दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और, अगर ऐसा होता है तो पूरा का पूरा अंतर्विरोधों का एक जंजाल खड़ा हो जाता है। अब दिमाग से तो यह तय किया गया कि तिरंगा यात्रा निकलेगी एकजुटता के लिए, देशभक्ति के लिए, राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए। लेकिन तिरंगा यात्रा का मकसद क्या देश को जोड़ना है, एकजुट करना है, या सिर्फ अपनी सियासत की गोटियां फिट करना है? केवल चुनावी अपने हितों के लिए एक ऑपरेशन जो किसी पार्टी की तरफ से नहीं था बल्कि देश की तरफ से था, और जिसमें संपूर्ण देश ने सरकार का साथ दिया। संपूर्ण विपक्ष ने कहा कि आप ऑपरेशन सिंदूर जो चला रहे हैं उसके लिए हम सबका समर्थन है। लेकिन सीज फायर के तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो तिरंगा यात्रा निकालेगी, और तिरंगा यात्रा में निकालती तो सारे देश को कहती कि आप आइए, ज्वाइन कीजिए सब। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा क्यों आपने बनाई? आपने तो बकायदे रिलीज किया है भाई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमुक क्षेत्र में लोकसभा के इंचार्ज होंगे, ये वहां के होंगे, वहां के होंगे। अरे भाई, उसमें विपक्ष को भी कहते पूरे देश की जनता, पूरे देश के लोग सर्वदलीय तिरंगा यात्रा। तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का तो है नहीं। तिरंगा वैसे तो आप लोग पसंद बहुत नहीं करते थे, आरएसएस बीजेपी के लोग, तब वो जनसंघ कहलाता था, बहुत पसंद नहीं था तिरंगा। लेकिन आज आप तिरंगे का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, अपने चुनावी हितों के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता पार्टी का नहीं था भाई, ये भारत का था। भारत की सेना उसको एक्शन में तब्दील कर रही थी। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट पर जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के इंचार्ज हैं, एक्सपर्ट हैं, वो तरह तरह की टिप्पणियां कर सकते हैं। लेकिन देश में सहमति थी कि आतंकवाद का मुकाबला कड़े ढंग से करना चाहिए। आतंकवाद से लड़ने का वो तरीका हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो अलग विवाद का विषय है। मैं सिर्फ एक बात पर फोकस कर रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया उसमें संपूर्ण राजनीतिक जो क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सबका साथ था। तो फिर आप उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप कोई और काम करते। और ऐसे दौर में एक तरफ आप तो देशभक्ति दिखाना चाहते हैं, राष्ट्र प्रेम दिखाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, दिग्गज, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री वो नफरत का फव्वारा फेंक रहे हैं। देश की बेटी, हमारी भारतीय सेना जो दुनिया की एक बहुत ही इफिशिएंट, डिसिप्लिन्ड और इफेक्टिव आर्मी मानी जाती है, उस सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, जो ऑपरेशन के दौरान प्रवक्ता के रूप में रोज आती थीं 7 तारीख से ही, उनके खिलाफ अनाप शनाप बोलता है एक मंत्री इस पार्टी का। और जिस तरह वो अनाप शनाप बोलता है वो बिल्कुल साफ नजर आता है कि वो समाज को वही नफरत का जो चश्मा है, वो नफरत के अपने चश्मे से देख रहा है। कर्नल सोफिया को भी वो आतंकवादियों की बहन के तौर पे पेंट कर रहा है। क्या बोल रहा है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, हम उसके भाषण पर नहीं जाएंगे। हम तो बस ये कहते हैं कि वो अनाप शनाप जो बोला वो नफरत का पूरा फव्वारा था। पार्टी ने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। बाद में जब पूरे देश ने उसको खारिज करना शुरू किया और सोफिया कुरैशी के साथ पूरे देश की जनता खड़ी हो गई,
कर्नल सोफिया कुरैशी तो बोल भी नहीं सकती हैं, आर्मी की डिसिप्लिन सिपाही हैं, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन खड़ी हो गई पूरी की पूरी जनता। तब मंत्री को शर्म आई और उसकी सरकार में बैठे लोगों को तब एडवाइस किया कि कुछ कहो भाई, खेद प्रकट करो। लेकिन खेद प्रकट भी उस आदमी ने जिस तरह से किया पत्रकारों के सामने, वो बाद में हंसते हुए नजर आया। शायद इन्हीं सब चीजों को देखकर मध्य प्रदेश की जो जबलपुर हाई कोर्ट है, उसके 2 माननीय जजों ने, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला, इन 2 लोगों की बेंच ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया मध्य प्रदेश पुलिस को, और यह भी हिदायत दे दी कि इसको 4 घंटे के अंदर करना है। बहरहाल सरकार ने 4 घंटे में तो नहीं किया, पुलिस ने कुछ देर लगाई। लेकिन अभी जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले हमें एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई पड़ी, और वो ये है कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर इंदौर के महू मानपुर थाने में दर्ज हुआ है एफआईआर। और भारतीय जो संहिता है न्याय की, धारा 196 बी और 197 सी के तहत यह दर्ज किया गया है। और जो मेरी जानकारी है कि धारा 152 भी का जिक्र किया गया था, लेकिन 152 संभवतः एफआईआर में दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि वो एकता अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला क्लाज है जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। बहरहाल 196 197 1C के तहत दर्ज हुआ है मामला। मंत्री विजय शाह ने महू के मानपुर थाना क्षेत्र के ही रायकुंडा गांव में वो आपत्तिजनक बयान दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ। तो दोस्तों, एफआईआर जो हुआ वो माननीय हाई कोर्ट के इनिशिएटिव पर हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार मध्य प्रदेश की, उसने इसमें कुछ नहीं किया। अब देखना है कि तिरंगा यात्रा में मंत्री जी को शामिल किया जाता है या नहीं, वो तो पार्टी जाने, उनकी सरकार जाने। लेकिन ये सिलसिला केवल एक मंत्री और एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। आप देखिए, सीज फायर का ऐलान भारत सरकार की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विक्रम मिश्री ने किया। ये कौन साहब हैं? ये हमारी सरकार के विदेश सचिव हैं, यानी भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिस पर पद पर कभी एस जयशंकर हुआ करते थे, जो अभी विदेश मंत्री हैं। और विदेश मंत्रालय का सबसे बड़ा अधिकारी विदेश सचिव होता है। और विक्रम साहब को, जो बहुत ही सधे हुए अफसर हैं, जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया सरकार की तरफ से कि सीजफायर होने जा रहा है, तो उनके खिलाफ ट्रोल आर्मी उन पर भीड़ पड़ी। उनको, उनकी बेटी को, सबको लपेटा गया, तरह तरह के अनाप शनाप बातें की गई, लिखा गया। उनकी बेटी के बारे में पता लगा लिया गया कि वो करती क्या है, कहां रहती है, जबकि उनकी जो बेटी है, जो मैंने उनका प्रोफाइल देखा, तो मैं तो समझता हूं कि किसी भी पिता को इतनी योग्य और इतनी समर्थ बेटी पर गर्व होगा। निश्चित रूप से विक्रम मिश्री साहब एक गर्वित पिता है, एक स्वाभिमानी पिता है। सौभाग्य है कि इतनी अच्छी बेटी उनकी है, जो इतना पढ़ी लिखी, इतनी समझदार है। लेकिन उस बेटी पर अनाप शनाप टिप्पणियां की गई। ये माहौल कौन बनाता है? इस तरह का नफरत का माहौल क्यों बना है समाज में? पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ, असहमत और आलोचक पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, लेखकों के खिलाफ, और अब अपने ही अफसरों के खिलाफ। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी पार्टी पर कि ट्रोल आर्मी के पीछे कौन सी पार्टी है, लेकिन सरकार के पास यंत्र है, तंत्र है, वो क्यों नहीं पता करती कि किसने किया। और हिमांशी नरवाल के खिलाफ, हिमांशी नरवाल को भूले नहीं होंगे आप लोग। हिमांशी नरवाल वो लड़की है जिसकी शादी हुई थी कुछ ही दिन पहले, 6-7 दिन, 7-8 दिन पहले, और उसके पति लेफ्टिनेंट नरवाल और हिमांशी दोनों
जम्मू कश्मीर घूमने गए थे शादी के बाद, और वहाँ पहलगाम में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन 22 तारीख को वो लोग मौजूद थे। उसी समय लेफ्टिनेंट डरवाल की नृशंस हत्या कर दी आतंकवादियों ने। हिमांशी ने साफ शब्दों में कहा अपने घर आने पर कि उनके पति की नृशंस हत्या आतंकियों ने की है। इसके लिए किसी जाति को, किसी समुदाय को, किसी धार्मिक धारा के व्यक्ति को कसूरवार न ठहराया जाए। कश्मीरियों को तो हरगिज नहीं कहा जाए कुछ भी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पेश आए। इस तरह की बातें की, और इस तरह की बात केवल हिमांशी नरवाल ने नहीं की, अनेक लोगों ने की, जो लोग इस दौर में वहाँ गए थे, कि कश्मीरी लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था। और कश्मीर ने दिखाया, कश्मीरी आवाम ने 22 के आतंकी हमले के खिलाफ पहलगाम में पूरे जम्मू कश्मीर को बंद रखा, एकजुट होकर आतंकवाद का विरोध किया। और उन लोगों के खिलाफ जहर उगलना चाहते थे कुछ लोग, हिमांशी ने विरोध किया था। हिमांशु ने अपनी बात कही, और भी लोगों ने कही, उसके खिलाफ ट्रॉल आर्मी। ये कौन लोग हैं? सरकार ने क्यों नहीं दंडित किया ऐसे लोगों को? उसके पास तो तमाम मशीनरी है। पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को जो सरकार से असहमत हैं, उनको तो न जाने क्या क्या वो कर देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ नहीं करते। तो दोस्तों, इसीलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद इस देश को मजबूत करना है, या जो भद्द पीटी है आपकी, उससे अपने को बचाना, और फिर जल्दी से जल्दी होने वाले जो चुनाव हैं अगले कुछ, उसमें अपनी पार्टी की पलटन को उतारना है। तो दोस्तों, आप इन सवालों का जवाब स्वयं खोजिए। मैं आज बस इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।